Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we will discuss about the theory of Darwinism, Darwin's theory of evolution. Charles Darwin, he was a British naturalist and he gave this theory of evolution in 1859 in his book On the Origin of Species by Means of Natural Selection. तो चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे और उन्होंने 1859 में 1859 में अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था जिसको हम डार्विनिज्म कहते हैं. He traveled to a number of continents and islands like South Africa, South America, Australia and Galapagos Islands by means of HMS Beagle ship. HMS Beagle ship के द्वारा उन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड को विजिट किया, ट्रैवल किया फ्रॉम 1831 to 1836 and he found great variations among the organisms living there and called it a living laboratory of evolution. तो उन्होंने इन आइलैंड्स पर जो गैलापागोस आइलैंड को विजिट में ट्रैवल किया और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया को जो ट्रैवल किया उसमें उन्होंने पाया कि जो ऑर्गेनिजम्स के अमंग बहुत सारी वेरिएशंस, हर एक स्पीशीज दूसरे से डिफर करती है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर, और इसीलिए उन्होंने कहा कि ही कॉल्ड इट अ लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन. मींस उन्होंने देखा क्योंकि इतना वेरिएशन पा रहा है तो उन्होंने लैब की तरह उसको देखा कि इट्स अ लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन. मींस कैसे कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ स्पीशीज में चेंज आता जाता है समय के साथ साथ, और इसीलिए इनको उन्होंने कहा लिविंग लेबोरेटरी ऑफ इवोल्यूशन. एंड जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं डार्विन्स फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड्स दैट शोज द वेरिएशन इन बीक्स. तो गैलापागोस आइलैंड पर जो फिंचेस बर्ड्स थे उनको डार्विन ने स्टडी किया था और उन्होंने पाया कि जो फिंचेस की जो बीक की शेप एंड साइज है वो बहुत वेरी करती है डिफरेंट फिंचेस पर, और इसीलिए इसको नाम डार्विन फिंचेस दे दिया गया ऑफ गैलापागोस आइलैंड, और जिसमें कि उन्होंने बहुत सारा वेरिएशन देखा था इन बीक्स. एंड इट्स आल्सो केस ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन. मींस इससे पता चलता है कि फिंच जो है वो एक ही मींस गैलापागोस आइलैंड से उनकी ओरिजिन हुई, पर डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया पर जाने की वजह से उनकी फीडिंग हैबिट चेंज होने की वजह से उनमें फिंच की जो बीक की साइज थी फिंचेस में वो अलग अलग पाई गई. He was influenced by two books, namely Principles of Population written by Malthus and Principles of Geology by Charles Lyell. तो चार्ल्स लायल की प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी एंड माल्थस के द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इन दो बुक से डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस थे. एंड अल्फ्रेड वेलेस एक नेचुरलिस्ट थे हु वर्कड ऑन मलय आर्किपेलागो, और वो भी सेम कंक्लूजन पे पहुंचे थे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज और नेचुरल सिलेक्शन पर जैसा कि डार्विन पहुंचे थे. तो डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स पर स्टडी किया था और दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर, जबकि अल्फ्रेड वेलेस ने मलय आर्किपेलागो में स्टडी किया था वहां की स्पीशीज को, और उन्होंने भी सेम कंक्लूजन पे वे पहुंचे थे नेचुरल सिलेक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पे जैसा कि डार्विन पहुंचे थे, और दोनों ने अपने शेयर किए थे कंक्लूजन्स. इस वेलेस ने अपना सेंड किया था डार्विन को और सेम कंक्लूजन में पहुंचे. मींस दोनों का जो कंक्लूजन था वो सेम था, और वही जो उनकी फाइंडिंग्स थी वो मींस पब्लिश होती इन द फॉर्म ऑफ बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859. तो 1859 में ये बुक पब्लिश होती है जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें इन्होंने थ्योरी दी थी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. इस डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. जो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसके दो की कॉन्सेप्ट्स हैं, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन. दीज आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. Basic propositions of Darwin's theory. First is overproduction. Means every organism has a capability to multiply in geometric ratio. Means enormous fertility होती है, enormous number of offspring produce कर सकते हैं, और जिससे कि क्या होता है population increase कर जाती है. तो जब population growth increase कर जाएगी और तो next होता है struggle for existence. Means वहाँ पर exist करने के लिए आपस में competition होने लगेगा. क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन स्टेबल है, सो देयर इज कंपटीशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ओनली सम ऑफ देम सर्वाइव एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. ठीक है, तो जो बेटर सूटेड होगा एनवायरनमेंट को वही सर्वाइव करेगा. क्योंकि रिसोर्स जब लिमिटेड हो जाएंगे, वाटर, फूड, लैंड, ये सारा लिमिटेड रिसोर्सेज है वो इंक्रीज नहीं करती, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज करती जाती है और इससे फिर एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल हो जाता है.
ये 3 टाइप्स का होता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ 3 टाइप्स, इंट्रा-स्पेसिफिक एंड एनवायरमेंटल स्ट्रगल। Intraspecific struggle occurs within the same species for food and shelter. Most acute type of struggle होता है जिसमें कि एक ही species के अंदर struggle होने लगता है. Interspecific means between two species, most potent force for natural selection है. तो ये दो species के बीच में होता है, जैसे कि काऊ और बफेलो, कैटल में ही काऊ और बफेलो देख लें तो काऊ बफेलो दो डिफरेंट स्पीशीज हैं और उनके बीच में जब स्ट्रगल होने लगेगा फूड के लिए, जैसे कि जो हरी घास या चारे के लिए अगर स्ट्रगल होने लगे तो उसको हम इंटरस्पेसिफिक कहेंगे। और इंटरस्पेसिफिक में विद इन द जो काउ स्पीशीज उसी के अंदर ये स्ट्रगल होगा तो इंटरस्पेसिफिक होगा फूड के लिए, शेल्टर के लिए, वाटर के लिए। जब इंटरस्पेसिफिक मीन दो स्पीशीज के बीच में होता है और इसी में नेचुरल सिलेक्शन तय होता है कि कौन नेचर के द्वारा सेलेक्ट होगा और कौन नहीं होगा। एनवायरमेंटल स्ट्रगल भी होता है क्योंकि हम नेचर के साथ रहते हैं और नेचर के अकॉर्डिंग ही जो है हमको अडॉप्ट करना पड़ता है डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को। और अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफर करती हैं या सुटेबल नहीं होती हैं या चेंज हो जाती हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ जाता है, तो हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो दैट इज एनवायरमेंटल स्ट्रगल मीन्स बिटवीन द नेचर एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म और नेचर या एनवायरमेंट के बीच में स्ट्रगल होता है। जैसे कि फ्लड आ गया या अर्थक्वेक आ गई, ड्राउट आ गया तो हमारी लाइफ जो है डेंजर में पड़ जाती है। तो इस तरह हम उसके साथ स्ट्रगल करते हैं एनवायरमेंट के साथ, उसी को हम एनवायरमेंटल स्ट्रगल कहते हैं। देन थर्ड प्रोपोजिशन इज वेरिएशन। तो ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो गया। अब आता है वेरिएशन। ऑल इंडिविजुअल्स वेरी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डार्विन ने देखा कि सारे इंडिविजुअल या सारी लिविंग जो स्पीशीज है वो हर दूसरी स्पीशीज से वेरी करती हैं। कोई भी नो टू स्पीशीज आर सेम मींस उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस मिलेगा ही। जैसे कि दो अगर ह्यूमन बीइंग को भी अगर आपस में देखा जाए तो उनमें सिमिलरिटी नहीं होती, कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में तमाम फीचर्स में हमको चेंज मिलता है। और यही वेरिएशन जो है वो इफेक्ट करता है हमारे एडॉप्टेशन को। मीन्स हम एनवायरनमेंट से कितना बेटर सूटेड मीन्स बेटर एडॉप्टेबिलिटी हमारी है और दूसरे स्पीशीज की हो सकता है नहीं हो पाएगी। तो ये जो वेरिएशन होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नेचुरल सिलेक्शन में। तो सभी इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं एंड द वेरिएशन व्हिच हेल्प इन बेटर एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल कंडीशंस are called as adaptive variations या the useful variations, by other called harmful या non adaptive। तो ऐसे वेरिएशंस, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंसेस दो स्पीशीज के बीच में जो एक स्पीशीज को ज्यादा एनवायरमेंटल कंडीशन से अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं, तो ऐसे वेरिएशंस को हम कहते हैं एडॉप्टिव या यूजफुल वेरिएशंस। तो जो हमें हेल्प करते हैं अडॉप्ट करने के लिए जो हमारे वेरिएशंस हैं। और लेकिन अगर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अडॉप्ट करने में नहीं मदद करते हैं तो ऐसे वेरिएशंस को हम कहते हैं हार्मफुल या नॉन अडॉप्टिव वेरिएशंस। तो कोई भी दो डिफरेंट स्पीशीज में जो डिफरेंसेस होते हैं अगर वो सरवाइव कर जाते हैं उन डिफरेंसेस की वजह से, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम सरवाइव कर सकते हैं, बेटर सूटेड होते हैं एनवायरनमेंट के या बेटर अडेप्टेबिलिटी हमारी होती है। तो ये यूजफुल वेरिएशंस है, अडेप्टिव वेरिएशंस है। लेकिन अगर हम नहीं अडॉप्ट करते तो नॉन अडॉप्टिव वेरिएशंस या हार्मफुल वेरिएशंस कहते हैं। एंड दिस यूजफुल वेरिएशंस आर हेरिटेबल मींस जो नॉन अडॉप्टिव क्योंकि वो फिर वो अडॉप्ट नहीं कर पाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन जो यूजफुल वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाते हैं, वो हेरिटेबल होते हैं एंड दे आर एनेबल टू रिप्रोड्यूस एंड गिव मोर प्रोजेनिस। और यही स्पीशीज आगे फिर बढ़ती है क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन फिर होता है और उनसे नई मोर नंबर ऑफ स्पीशीज पैदा होती है। फोर्थ जो प्रोपोजिशन है नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। मींस जो यूजफुल वेरिएशंस है वो नेचर के द्वारा सेलेक्ट हो जाएंगी बिकॉज दे आर बेटर फिट टू द एनवायरनमेंट, है बेटर अडेप्टेबिलिटी है उनकी, वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपने को एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे बाय द नेचर while others are rejected by the nature। तो इसी से होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मींस नेचर सेलेक्ट्स वन who are better suited according to nature and the others will die out or reject by the nature। ठीक है। और इससे जो फिटेस्ट है जो जिसकी जो एनवायरनमेंट के हिसाब से फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा और वही नंबर ऑफ प्रोजेनीज उसकी इंक्रीज करेंगी। तो दिस फिटनेस द वर्ड फिटेस्ट मीन जो फिटनेस वर्ड यूज किया है यहाँ पर
इट रिफर्स टू द रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, तो उसी की मेटिंग चांसेस बनेंगे और वही आगे रिप्रोड्यूस करेगा और उसकी प्रोजेनी बढ़ेगी। Origin of new species or useful variations because they are selected by the nature, they are inherited and resulted in the origin of new species. तो जब वो ये ऐसे यूजफुल वेरिएशंस या अडॉप्टिव वेरिएशंस सेलेक्ट होते हैं नेचर के द्वारा, तो वो ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर in after few generations they resulted in the origin of new species. Then as a result of heritable variations and natural selection, there would be a change in population and hence new forms arise. Theory of pangenesis. This theory was also given by Charles Darwin in 1868, and according to this theory, all the organs of an individual produce some minute particles which are called as gametes or the pangenes, and these gametes carry the information about the organs and they reach the gametes of the sex cells traveling through bloodstream, and each gamete have pangenes of different organs, and after zygote formation pangenes form same organs from where these pangenes were produced. तो इस थ्योरी के अनुसार इनका मानना था डार्विन का कि जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम पेंजीन्स कहते हैं। अब ये जो जिन जिन ऑर्गन से ये पेंजीन्स निकले थे, जिन जिन ऑर्गन्स के पेंजीन्स थे, वो उनके द्वारा उनकी इंफॉर्मेशन कैरी करते। एक प्रकार का ये उन्होंने वो जेनेटिक्स के बहुत करीब थे डार्विन, पर उनको जीन्स का जीन ट्रांसफर का या जेनेटिक्स का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन ये थ्योरी कहीं ना कहीं हेरिडिटरी जो मतलब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं ये, पर जेनेटिक्स का नॉलेज न होने की वजह से मेंडल की थ्योरी के बहुत करीब होते हुए भी इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इन्होंने बताया कि जो पेंजीन्स होते हैं या गेम्यूल्स होते हैं, ये माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हर ऑर्गन के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये पेंजीन्स जो होते हैं वो ऑर्गन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। जब ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए सेक्स सेल्स तक पहुंचते हैं, गैमीट्स तक, और गैमीट्स तक ये पहुंचकर जब जाइगोट फॉर्मेशन होता है, गैमीट्स फ्यूजन होता है, तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है, तो उस ऑर्गेनिज्म में भी या उस इंडिविजुअल में भी सेम ऑर्गन्स बनते हैं इन्हीं पेंजीन्स के द्वारा, क्योंकि हर ऑर्गन के पेंजीन्स ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो गए थे सेक्स सेल तक, और फिर नई जो स्पीशीज बनती है, नया इंडिविजुअल बनता है नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें सेम ऑर्गन्स बनते हैं इन पेंजीन्स के द्वारा। तो यही थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस दी गई थी डार्विन के द्वारा 1868 में। अब डार्विन की थ्योरी के फेवर में क्या क्या एविडेंसेस हैं? एविडेंसेस इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। तो लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन अमंग द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में बहुत सारा वेरिएशन आपको दिखाई देता है, क्योंकि स्पीशीज, सभी स्पीशीज में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। नो टू स्पीशीज आर सेम, उनमें लगातार हमें चेंज मतलब डिफरेंस देखने को मिलते हैं, अंतर देखने को मिलता है। दो डिफरेंट मतलब कोई भी दो स्पीशीज आपस में भिन्न होती हैं अपने कैरेक्टर्स में, तो ये और मिमिक्री जो कि इमिटेट करते हैं एक जैसा ही की तरह आवाज निकालकर। प्रोटेक्टिव कलरेशन होता है कुछ एनिमल्स में कि आप अपने को बचाने के लिए उनमें जो कलर्स वो डेवलप होते हैं। तो इस तरह ये कुछ एविडेंसेस हैं जो डार्विन के फेवर में आते हैं, और ये नेचुरल सिलेक्शन या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को फेवर करते हैं। इसी तरह लीडर बर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट भी डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को ये जो एक्सपेरिमेंट है वो फेवर करता है। तो ये वेरिएशंस, मिमिक्री, प्रोटेक्टिव कलरेशन और लीडर बर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट, ये सभी जो है फेवर करते हैं डार्विन की थ्योरी को। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी उसको एक्सेप्ट तो किया गया क्योंकि उन्होंने पहली बार वेरिएशन की बात की और इवोल्यूशन की बात की कि कैसे दो डिफरेंट स्पीशीज में नेचर के द्वारा वही स्पीशीज सेलेक्ट होती है जो नेचर को द्वारा बेस्ट सूटेड होती है, एनवायरनमेंट के अनुसार अपने को ढाल लेती है, और दूसरी स्पीशीज खत्म हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है समय के साथ, जिसमें जैसे कि डायनासोर समय के साथ खत्म हो गए। तो डार्विन की थ्योरी इन सारे जो एविडेंसेस है इसको फेवर करती है, पर उनकी जो कुछ कमियां थी उनकी थ्योरी में,
उसमें ये था कि he didn't explain the cause, origin and inheritance of variations. उन्होंने वेरिएशंस की तो बात की, पर वेरिएशंस की ओरिजिन कैसे होती है, इनके पीछे कारण क्या है, या ये इनहेरिट कैसे होते हैं, उनकी हेरिडिटी की बात नहीं की इन्होंने। थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस में भी ये जो जर्माइनल वेरिएशंस होते हैं या जीन के थ्रू कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये बात ये करना भूल गए थे, और इसीलिए इनकी थ्योरी जो है क्रिटिसाइज की गई ऑन दिस बेसिस। He had no knowledge of genetics, उनको जेनेटिक्स का ख्याल नहीं था, जर्मिनल वेरिएशंस की बात नहीं करते हैं, एंड ओरिजिन एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस की बात नहीं एक्सप्लेन करते हैं डार्विन थ्योरी में, एंड ही डिडंट एक्सप्लेन द अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की तो बात करते हैं, पर जो फिटेस्ट वेराइटी है या यूजफुल वेरिएशंस है वो कहाँ से आते हैं, जैसे कि ओरिजिन कहते हैं, ये नहीं बताया उन्होंने कि अराइवल ऑफ द फिटेस्ट किन वजहों से फिटेस्ट अराइव होते हैं और फिटेस्ट सरवाइव करते हैं, ये तो बताया, पर फिटेस्ट अराइव कैसे करती है नहीं बताया। He didn't explain the reason behind useful and harmful variations. सेम वही बात है कि यूजफुल वेरिएशंस कैसे पैदा होते हैं, मींस कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, या हार्मफुल क्यों होते हैं वेरिएशंस। He was unable to differentiate between the somatic and germinal variations. तो सोमैटिक वेरिएशंस या बॉडी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में जर्मिनल वेरिएशंस के बीच में डिफरेंस क्या है, ये नहीं बता पाया। He gave no explanation of vestigial organs. जैसा कि लेमार्क की थ्योरी में हमने देखा था कि जो ऑर्गन्स यूज एंड डिसयूज थ्योरी में उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गन्स लगातार यूज में नहीं आते हैं या जिनका डिसयूज किया था वो वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाते हैं, पर डार्विन थ्योरी में वेस्टिजियल ऑर्गन्स का कोई रिलेशन नहीं है। आइडिया ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन वाज आल्सो क्रिटिसाइज्ड। उन्होंने बताया था कि ओनली फीमेल्स हैव राइट ऑफ सिलेक्शन फॉर मेटिंग, जो कि क्रिटिसाइज किया है कि व्हाई नॉट मेल्स have the right of selection for mating in some animals. तो ये सारे पॉइंट्स के आधार पर डार्विन थ्योरी ऑफ एनिमल मतलब इवोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया। कंपैरिजन बिटवीन लमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। तो लमार्किज्म जिसको कि हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, एंड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इनके बीच में क्या कंपैरिजन है। तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में इंटरनल वाइटल फोर्स की बात नहीं की गई कि ईच इंडिविजुअल हैव सम इंटरनल वाइटल फोर्स जिसके वजह से वो ऑर्गन्स ग्रो करते हैं लगातार, लेकिन लमार्किज्म का जो मेन पॉइंट था कि ईच एंड एवरी लिविंग इंडिविजुअल हैव इंटरनल वाइटल फोर्स, जिसकी वजह से वो ऑर्गन्स ग्रो करते हैं और चेंज उनमें दिखाई देता है समय के साथ। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो मेन प्रपोजिशन था लेमार्क की थ्योरी का, कि जो कैरेक्टर्स हम एक्वायर करते हैं अपने लाइफ टाइम में वो इनहेरिट होते हैं, ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। लेकिन डार्विन की थ्योरी में एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात तो नहीं हुई, लेकिन सिर्फ यूजफुल वेरिएशंस इनहेरिट होते हैं, ऐसा उन्होंने बताया कि द वेरिएशंस व्हिच आर यूजफुल और एडॉप्टिव टू द एनवायरनमेंट दे आर इनहेरिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू यूज एंड डिसअपीयरेंस ड्यू टू डिसयूज, ये लमार्क की थ्योरी का सेकंड प्रोपोजिशन था कि वही ऑर्गन्स जो कि लगातार यूज में होते हैं दे डेवलप, एंड द ऑर्गन्स व्हिच आर नॉट यूज्ड और डिसयूज्ड दे डिसअपीयर विद द टाइम। लेकिन डार्विन की थ्योरी में कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस की बात की जाती है कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस दे रिजल्ट इन द डेवलपमेंट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। लेमार्किस डिस्क्रेडिटेड द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात नहीं करते ये, क्योंकि इनके अनुसार जो स्पीशीज लगातार अपने को चेंज करती, मींस नीड के अकॉर्डिंग अपने ही बॉडी में तमाम चेंजेस करती जाती है समय के साथ, तो उसमें एक नई स्पीशीज का जन्म होता है। लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में स्ट्रगल की बात लेमार्क की थ्योरी में नहीं की गई है, लेकिन डार्विन ने ये बात की है क्योंकि वेरिएशन होता है स्पीशीज में, तो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है, एंड वन हु बेटर सूटेड टू द एनवायरनमेंट दैट इज सर्वाइव एंड सेलेक्टेड बाय द नेचर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको कहते हैं। जबकि यहाँ पर लेमार्क की थ्योरी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कोई बात नहीं की गई, यहाँ पे वेरिएशन की ही बात नहीं की गई थी कि दो स्पीशीज आपस में वैरी करती हैं। उन्होंने माना था कि सभी स्पीशीज सेम है और समय के साथ उनमें चेंज आता है, क्योंकि नीड्स जब चेंज होती है तो वो अपने अंदर चेंज लाते हैं। जबकि यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात होती है कि
वेरिड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब उनमें वही सर्वाइव करता है जो बेस्ट सूटेड होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है, लेमार्क एंड डार्विन की थ्योरी है। यहाँ पर जो जिराफ की ओरिजिन बताई गई है लेमार्क के द्वारा, उसमें उन्होंने माना कि अर्ली स्टेजेस में सिर्फ शॉर्ट नेक एनिमल हुआ करते थे, डियर लाइक एनिमल हुआ करते थे, जो कि स्मॉल मतलब ग्रासलैंड्स की लीव्स को या स्मॉल हाइट प्लांट्स के या ट्रीज के लीव्स को खा सकते थे, ठीक है। लेकिन जब जैसे जैसे नीड्स उनकी चेंज हुई, एनवायरमेंटल कंडीशन में बदलाव आया और जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स या ट्रीज थे वो खत्म हो गए और सिर्फ जो टॉल प्लांट्स थे, ट्रीज थे, वही रह गए, तो उन्होंने अपनी नेक को धीरे धीरे स्ट्रेच करना शुरू किया इंटरनल वाइटल फोर्स की मदद से, और वो शॉर्ट नेक मतलब लॉन्ग नेक जिराफ में तब्दील हो गए। मीन्स कुछ जनरेशन के बाद वो नई स्पीशीज का जन्म था जिसको कि लॉन्ग नेक जिराफ कहते हैं। तो डियर लाइक एनिमल से लॉन्ग नेक जिराफ। जबकि डार्विन के अनुसार वैरायटी ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट टुगेदर, मीन्स अर्ली स्टेजेस में भी डिफरेंट स्पीशीज एक साथ रहती थी, जिसमें कि कुछ लॉन्ग नेक थे और कुछ शॉर्ट नेक थे। जब एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं तो शॉर्ट नेक वालों को दिक्कत आती है, क्योंकि वो ट्रीज की हाइट तक उनका नेक नहीं पहुंच पाता, सिर्फ टॉल ट्रीज बचते हैं और स्मॉल ट्रीज और ग्रासेस खत्म हो जाती है लैंड पे। तो जो शॉर्ट नेक वाले हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें फूड नहीं मिल पाता, लेकिन लॉन्ग नेक वाले सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि वो इजीली जो टॉल ट्रीज है उनकी नेक वहां तक पहुंच जाती है। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पर शो कर रहा है कि स्मार्ट जो शॉर्ट नेक है वो डाई आउट कर जाएंगे, नेचर के द्वारा सेलेक्ट नहीं होंगे। ये यूजफुल वेरिएशंस नहीं, मींस हार्मफुल वेरिएशंस है, और यहाँ पर यूजफुल वेरिएशन शो कर रहा है। तो इनकी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो सुटेबल कैरेक्टरिस्टिक है, और इसकी वजह से ये फूड पा जाएंगे और जिसकी वजह से एग्जिस्ट कर जाएंगे और लगातार ये रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, मोर नंबर ऑफ प्रोजेनिस इनकी इंक्रीज कर जाएंगे और दैट रिजल्ट इन ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बट हियर ये स्पीशीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो यही डिफरेंस है लेमार्क और डार्विन की थ्योरी में। यहाँ पर उन्होंने बताया जैसे कि शॉर्ट नेक जिराफ वेयर एंसेस्टर्स विद द कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेचिंग ऑफ नेक to feed leaves of tall trees after several years. Long neck giraffe originated due to inheritance of acquired character. Continued use results in development of organ. ये लेमार्क की कहा था। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जिराफ एक वेरिड नेक लेंथ में एंसेस्टर्स, मींस छोटे जिराफ भी थे, बड़े भी थे, और सिर्फ लॉन्ग नेक जिराफ ही जी पाते हैं क्योंकि वो टॉल ट्रीज के लीव्स तक पहुंच पाते हैं, जबकि शॉर्ट नेक जिराफ खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है डार्विन और लेमार्क की थ्योरी में। एग्जाम्पल्स फेवरिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो डार्विन की थी उसको जो है फेवर करते हैं, जिसमें कि पहला एग्जाम्पल है मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल, दैट इज इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। तो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का जो ये फेनोमेना था, इट वाज स्टडीड बाय बर्नार्ड कैटलवेल इन इंग्लैंड एंड दिस स्टडी वाज मेड ऑन ए मॉथ, इसका नाम है बिस्टन बिटुलेरिया। तो ये एक मॉथ था इंग्लैंड में, और इस पे उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने पाया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो ट्रीज होती थी उनको लीचेन जो होते हैं वो कवर्ड कर लेते हैं। लीचेन जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उनमें एल्गी और फंगस के बीच में, तो वो ट्री की ट्रंक को कवर कर लेते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो व्हाइट कलर्ड मॉथ थे, मीन्स उनका मानना था कि पहले दो स्पीशीज होती थी, व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। तो व्हाइट वाली जो पेपर्ड मॉथ थे, दो टाइप ऑफ मॉथ थे, व्हाइट एंड ब्लैक, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और क्योंकि लीचेन जो होते हैं वो जब पॉल्यूटेड एरिया में नहीं ग्रो करते, दे आर इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, वो उन्हीं एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पर पॉल्यूशन ना हो। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था इंग्लैंड में, तो इस वजह से लीचेन ग्रो कर रहे थे, और ट्रीज की जो ट्रंक्स होती है वहां पर वो ग्रो करते थे व्हाइट इस तरह वो बैकग्राउंड क्रिएट कर देते थे ट्री की ट्रंक पर, जिसमें कि जो व्हाइट कलर्ड मॉथ थे, व्हाइट पेपर मॉथ थे, उनके लिए सुटेबल एनवायरनमेंट हो जाता था क्योंकि वो दिखाई नहीं देते थे। यहाँ पर व्हाइट पेपर्ड मॉथ है जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लीचेन के जो बैकग्राउंड है उसमें ये छुप गया है।
ठीक है। लेकिन जो ब्लैक कलर्ड मॉथ है वो दिखाई दे रहा है। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब लिकेन ग्रो करता था ट्री की ट्रंक पर, तो व्हाइट कलर मॉथ के लिए सुटेबल एनवायरमेंट कंडीशंस हो जाती थी और वो अपने को प्रीडेटर्स से छुपा देता था, हाइड कर लेता था इस बैकग्राउंड में, तो वो बच जाता था। जबकि ब्लैक कलर्ड मॉथ को प्रीडेटर्स खा जाते थे क्योंकि वो दिखाई देता था, ठीक है। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब औद्योगिकरण जब ब्रिटेन में आया, इंग्लैंड में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो ट्री ट्रंक थी वहां पर अब डार्क कलर जो स्मोक थी और जो भी केमिकल्स या डस्ट की वजह से जो ट्री ट्रंक थी वो पूरी काली हो गई, काली हो गई। और क्योंकि पॉल्यूटेड है तो लीकेंस जो है वो मर जाएंगे, क्योंकि वो लीचेन जो होते हैं वो सिर्फ अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में ही ग्रो करते हैं, पॉल्यूटेड में नहीं ग्रो कर पाते हैं। तो यहाँ पर लीचेन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ट्रंक है सिर्फ स्मोक से और डस्ट से, ब्लैक डस्ट से कवर्ड हो गई है, तो ये ब्लैक ट्रंक हो गई है। अब ब्लैक ट्रंक होने की वजह से, ट्री ट्रंक होने की वजह से जो ब्लैक कलर्ड मॉथ है वो यहाँ पर सरवाइव कर रहा है। क्योंकि वो यहाँ पर क्यों सरवाइव कर रहा है, क्योंकि उसके लिए सुटेबल हो गया है यहाँ पे कंडीशंस। वो इस ब्लैक बैकग्राउंड में अपने को छुपा सकता है, वो दिखता नहीं है प्रेडेटर्स को, लेकिन व्हाइट पेपर्ड मॉथ को यहाँ पर आसानी से कोई प्रेडेटर देख सकता है और इसीलिए वो इजीली पिक्ड अप बाय द, मतलब वो इजीली पिक कर लेते हैं प्रेडेटर्स इनको, ठीक है। और इनको नहीं कर पाते क्योंकि ये छुप जाते हैं इस बैकग्राउंड में, और यहाँ पर इनकी संख्या धीरे धीरे घटने लगती है और वो डिसअपियर कर जाते हैं। तो पहले जो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में इंग्लैंड के जो व्हाइट पेपर मॉथ के लिए सुटेबल कंडीशन थी, वही अब कंडीशंस आफ्टर मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, या हम कह सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड में इंग्लैंड में वो ब्लैक पेपर मॉथ के लिए सुटेबल कंडीशंस हो गई हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड पूरा ट्री ट्रंक का ब्लैक हो गया है और ये इजीली सरवाइव कर सकते हैं। नेचर के द्वारा ये सेलेक्ट कर दिए गए, जबकि ये नेचर के द्वारा नॉट सेलेक्ट, बिकॉज वो अपने कलर को तो नहीं चेंज कर सकते अपने विंग्स के, तो वो प्रेडेटर्स को दिखाई देते हैं और इससे क्या होता है कि वो इजीली वो प्रेडेटर्स उनको पकड़ लेते हैं और वो खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या रिड्यूस कर जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म है ये एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो बर्नार्ड कैटवेल के द्वारा किया गया था, और ये जो डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसको ये क्या करता है, फेवर करता है, ठीक है। अब आता है लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट, दैट वाज डन बाय जोशुआ लीडरबर्ग एंड एस्थर लीडरबर्ग। और यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया कि अगर प्लेट जो थी तो उसमें पेनिसिलिन को लगा दिया, मीन्स रेप्लिका ऑफ अगर प्लेट विद एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलिन उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया अगर प्लेट पर, रेप्लिका ऑफ अगर प्लेट पे, और उसमें बैक्टीरिया ग्रो कराया, ठीक है। तो जो पेनिसिलिन सेंसिटिव बैक्टीरिया थे, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से मतलब सेंसिटिव थे, वो फेल कर गए ग्रो करना, लेकिन जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे दे वर एबल टू ग्रो एंड डेवलप न्यू कॉलोनीज। तो इससे भी नेचुरल सिलेक्शन की बात होती है कि जो हम पेनिसिलिन जो हमने एंटीबायोटिक अगर प्लेट पे डाला, उसमें जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे वो तो ग्रो कर गए, लेकिन जो सेंसिटिव बैक्टीरिया थे वो ग्रो नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये भी एक नेचुरल सिलेक्शन को ही मतलब ये सर्वाइवल द फिटेस्ट या नेचुरल सिलेक्शन को फेवर करता है। इसी तरह ड्रग रेजिस्टेंस होता है, तमाम एंटीबायोटिक्स या पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स हम यूज करते हैं और समय के साथ वो माइक्रोब्स या वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। उनकी नई स्पीशीज जो डेवलप होती है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो ड्रग रेजिस्टेंट स्पीशीज होती है, जो कि वो ड्रग के डालने के बाद भी वो सरवाइव कर जाती है। जैसे कि अभी हम मॉस्किटोज के केस में देख सकते हैं, पहले डीडीटी का छिड़काव होता था तो वो मर जाते थे, पर अभी इतने सारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज करते हैं, वैरायटी ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो बाजार में है, उनके बाद भी जो मच्छर है वो एग्जिस्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं और लगातार उनकी वो पॉपुलेशन में मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो जो पेस्टिसाइड्स या रिपेलेंट्स या इस तरह की मेडिसिन यूज करते हैं, उससे वो उनकी जो स्पीशीज है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है और ये रेजिस्टेंट स्पीशीज समय के साथ आगे ग्रो करती है और वो इन पर कोई असर इनका नहीं होता है।
इस तरह तमाम दूसरे भी माइक्रोब्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं जिसमें कि ड्रग्स का असर नहीं होता है। मार्केट में भी तमाम एंटीबायोटिक्स लगातार नई नई आती जाती हैं और वो एंटीबायोटिक्स जो है वो क्योंकि कम असरदार हो जाती है समय के साथ, क्योंकि वो जो माइक्रोब्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं उन एंटीबायोटिक से, तो हैवी डोज की फिर नई एंटीबायोटिक मार्केट में आती है जो उन माइक्रोब्स के लिए नई होती है, तो फिर वो उनसे भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं समय के साथ, तो इस तरह लगातार ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। इसी तरह एक सिकल सेल एनीमिया और मलेरिया का केस है जो कि फेवर करता है इसको। इसमें क्या होता है कि जो होमोजाइगस कंडीशन मींस इंडिविजुअल्स जो सिकल सेल एनीमिया के हैं वो होमोजाइगस कंडीशन के हैं तो वो डाई कर जाते हैं एनीमिया से, लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन जो सिकल सेल एनीमिया की है उसमें वो रेजिस्टेंट करते हैं मलेरिया से, क्योंकि उनका जो आरबीसी होता है वो सिकल शेप हो जाता है और ऐसे आरबीसी इसमें वो जो मलेरिया पैरासाइट है वो ग्रो नहीं कर पाता, इसलिए दे बिकम रेजिस्टेंट फ्रॉम malaria and they have better chance of survival. So these are some examples which favor the natural selection of Darwin's theory. Neo-Darwinism. This theory is also called as synthetic theory of evolution, and Neo-Darwinism is a modified form of Darwinism. इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के जो थ्योरीज हैं, व्यू पॉइंट्स, उनको ऐड करके, इनको सिंथेसाइज करके एक थ्योरी दी गई जिसको कहा गया सिंथेटिक थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म इवोल्यूशन। ठीक है, तो इस थ्योरी को सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है नियो डार्विनिज्म को, और क्योंकि इसमें तमाम डिफरेंट साइंटिस्ट के व्यूज को, उनकी थ्योरीज को ऐड किया गया है इसलिए इसको सिंथेटिक थ्योरी कहा जाता है। और क्योंकि ये डार्विनिज्म की जो ओरिजिनल थ्योरी है उसको सपोर्ट करते हुए उसमें तमाम चेंजेस किए गए हैं, मॉडिफाई किया गया है, इसीलिए इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म दैट इज नोन एज नियो डार्विनिज्म। And the factors responsible for the origin of species according to this theory are genetic variation, heredity, natural selection, isolation and speciation. तो इस थ्योरी के अनुसार जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज के लिए जो भी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं वो है जेनेटिक वेरिएशन, जिसकी बात डार्विन ने नहीं की थी अपनी थ्योरी में। वेरिएशंस तो बताया पर जेनेटिक वेरिएशंस की बात नहीं की, हेरिडिटी नहीं मिस था उसमें, नेचुरल सिलेक्शन तो था, आइसोलेशन स्पेसिएशन की बात नहीं थी। तो इस तरह हम नियो डार्विनिज्म में ये सारे फैक्टर्स भी देख सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, द थ्योरी ऑफ नियो डार्विनिज्म और यू कैन से सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, मीट यू नेक्स्ट क्लास।